और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात घाटशिला उपचुनाव की करेंगे। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 21 अक्टूबर नामांकन का आखिरी दिन होगा, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दूसरी तरफ जेएमएम और बीजेपी के उम्मीदवारों पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। आखिर कौन कौन हो सकते हैं उपचुनाव के उम्मीदवार और क्या होगा इस उपचुनाव का झारखंड की राजनीति पर असर, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। निर्वाचन आयोग ने घाटशिला उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 21 अक्टूबर नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। 22 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 24 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। आज 13 अक्टूबर 2025 को निर्वाचन की अधिसूचना हुई है, गजट नोटिफिकेशन हुआ है। 21 अक्टूबर 2025 को नाम निर्देशन के लिए अंतिम तिथि है, मतलब लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशंस। 21 अक्टूबर 2025 को शाम 3 बजे से पहले जो भी लोग अपने नाम निर्देशन पत्र सबमिट करेंगे, उनका नाम निर्देशन पत्र एक्सेप्ट किया जाएगा। वहीं चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अनुमंडल कार्यालय के 500 मीटर की परिधि में बैरिकेडिंग की गई है। उम्मीदवार के साथ केवल 5 लोग ही अनुमंडल कार्यालय के अंदर एंट्री ले पाएंगे। आप देख सकते हैं पूरी तरह से तैयारी युद्ध स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर अंदर में अधिकारी भी मौजूद हैं और जो भी प्रत्याशी होंगे उनके साथ मात्र 5 लोग अंदर जाएंगे और नॉमिनेशन फॉर्म लेंगे। उपचुनाव की तारीख की घोषणा के बाद भी उम्मीदवारों के नाम पर अभी तक सस्पेंस कायम है। बीजेपी की ओर से मंथन के बाद केंद्रीय नेतृत्व को 4 नाम भेजे जा रहे हैं, जिनमें बाबूलाल सोरेन, लखन मार्डी, सुनीता सोरेन और रमेश हांसदा के नाम शामिल हैं। हालांकि नाम पर अंतिम फैसला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में ही करेगा। इधर जेएमएम की ओर से दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन का नाम तय माना जा रहा है। उपचुनाव की तपिश झारखंड के राजनीतिक दलों में साफ दिखाई दे रही है। अब आपको बताते हैं कि घाटशिला उपचुनाव की आखिर नौबत ही क्यों आई। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला सीट खाली हुई है। 15 अगस्त 2025 को रामदास सोरेन का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हुआ था। घाटशिला उपचुनाव में जीत के जरिए बीजेपी झारखंड की राजनीति में कमबैक की उम्मीद लगाए बैठी है, तो जेएमएम की ओर से उपचुनाव को जीतकर 1 साल के कामकाज को बेहतर बताते हुए जनता की मुहर लगाने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल अभी उम्मीदवार का नाम तय नहीं हो पाया है, लेकिन घाटशिला का घमासान हर दिन गहराता जरूर जा रहा है। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18 संवाददाता, घाटशिला। और देखिए, इस उपचुनाव को लेकर पहले दिन एक भी प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा नहीं भरा। नामांकन स्थलों पर सन्नाटा दिखा। 21 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की तारीख है और उपचुनाव को लेकर नामांकन का आज पहला दिन था, लेकिन नामांकन एक भी प्रत्याशी ने नहीं किया, क्योंकि अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आखिर जेएमएम की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन साफ अब तक कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए, 21 अक्टूबर तक आखिरी तारीख है और माना जा रहा है कि 1-2 दिन में नामांकन पर्चा दाखिल किया जा सकता है। उपचुनाव हेतु अधिसूचना जारी कर दिया गया। आज से नामांकन का प्रक्रिया शुरू हो गया। 21 अक्टूबर तक नामांकन समर्पित कर सकते हैं। 22 को स्क्रूटिनी होगा, 24 को विड्रॉवल का अंतिम दिन है। आज का 3 में कोई भी नॉमिनेशन दाखिल नहीं की है। और वहीं झारखंड कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नई टीम के गठन के बाद से विरोध जारी है। दिल्ली के इंदिरा भवन में देवघर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाधरना दिया। साथ ही मुकुंद दास को देवघर जिला अध्यक्ष के पद से हटाने की मांग उठी। तस्वीर दिल्ली के इंदिरा भवन की है, जहां देवघर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाधरना दिया। कार्यकर्ता मुकुंद दास को देवघर जिलाध्यक्ष के पद से हटाने की मांग को लेकर धरना दिया गया। कार्यकर्ताओं ने मुकुंद दास पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही ब्रजभूषण राम या दिनेश आनंद झा में से किसी एक को देवघर जिलाध्यक्ष बनाने की मांग की है।
दरअसल नए देवघर जिलाध्यक्ष मुकुंद दास के नाम की घोषणा के बाद से जिले के कांग्रेसियों में आक्रोश और विरोध के स्वर उभर रहे हैं। कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल होने की बात पार्टी के कई नेता करते हैं। बोकारो में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह ने भी कांग्रेस में स्लीपर सेल होने की बात कही है। ये दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी में भी स्लीपर सेल्स हैं और शीर्ष नेताओं में भी हैं, जो चुनाव का टिकट नहीं मिलने पर भी बीजेपी को जिताने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन हमारे कांग्रेस की महानता है कि हम जानते हैं वो कौन कौन लोग हैं, फिर भी हम उसे जगह देते हैं और फिर भी हम उसे सम्मान देने का काम करते हैं। दरअसल झारखंड में पार्टी और संगठन को मजबूती देने को लेकर कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों को बदला है, जिसके बाद से ही इसके लिए निर्धारित मानकों को नजरअंदाज करते हुए नई टीम के गठन के आरोप लग रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने किसी को बाहरी तो किसी को पार्टी कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी नहीं अपनाने के आरोप लगाए। अब देवघर के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली में महाधरने पर बैठे हैं, ताकि उनकी बात पार्टी आला कमान तक पहुंच सके। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और वहीं झारखंड में नई शराब नीति लागू होने के साथ ही राज्य में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के राजस्व में भारी इजाफा हुआ, जिसके बाद से विभाग में उत्साह है। पिछले साल सितंबर की तुलना में इस साल सितंबर में करीब 48% अधिक शराब की बिक्री हुई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड में नई शराब नीति लागू होने के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के राजस्व में भारी इजाफा हुआ है। बीते साल के सितंबर की तुलना में इस साल सितंबर में करीब 48% अधिक शराब की बिक्री हुई। बीते साल के सितंबर में 181 करोड़ की शराब की बिक्री हुई। वहीं इस साल सितंबर महीने में ये आंकड़ा 325 करोड़ के पार पहुंच चुका है, यानी बीते साल के मुकाबले 144 करोड़ रुपए की अधिक की शराब की बिक्री हुई। राजस्व में बढ़ोतरी पर विभागीय मंत्री ने भी खुशी जताई। निश्चित तौर पर राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी हुआ है। अपेक्षाकृत 2024 का सितंबर के महीने से नई पॉलिसी में 48% के राजस्व का वृद्धि हुआ, लगभग। विभागीय मंत्री ने राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर जहां खुशी जताई है, वहीं इस बात की चिंता भी जताई कि राज्य में अभी भी शराब माफिया नकली और जहरीली शराब लोगों को परोस रही है। नकली और जहरीली शराब पर रोकथाम को लेकर विभाग जल्द ही ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को भी अपनाने जा रही है। जो लीकेज है, दूसरे जगहों से जो शराब बन रहा है, बिक रहा है, उस पर रोक लगाएंगे तो निश्चित तौर पर और भी वृद्धि राजस्व का होगा। उस विषय में हम लोग ट्रैक एंड ट्रेस को लागू करने के दिशा में हम लोग कई राज्यों से उसका साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे। कई राज्यों के द्वारा जो इस पॉलिसी को लागू किया गया उससे हम लोग डॉक्यूमेंट्स की मांग करेंगे और अतिशीघ्र उसको हम लोग ट्रैक एंड ट्रेस अपने राज्य में लागू करेंगे, ताकि राजस्व की और वृद्धि हो सके और जहरीली शराब, नकली शराब जो लोगों को स्वास्थ्य में सीधे तौर पर हानि पहुंचाता है, उसको रोकथाम कर सके। राज्य में शराब बिक्री को और भी पारदर्शी बनाने की तैयारी में विभाग जुटा है। इसके लिए विभाग QR कोड के साथ शराब की हर एक बोतल की बिक्री के साथ बिलिंग का भी प्रावधान करेगा, ताकि MRP से अधिक कीमत को लेकर आ रही शिकायतों को दूर किया जा सके। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और अगली खबर बोकारो से, जहां प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मां बेटे को पिछले 15 महीने से अशोक नाम के व्यक्ति ने कैद करके रखा था, जिसकी सूचना के बाद सेक्टर 6 थाना पुलिस ने मां बेटे का रेस्क्यू किया। आरोपी को चिरचास पुलिस ने किसी मामले में जेल भेजा है। जानकारी के मुताबिक दोनों काफी खराब स्थिति में घर में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि 23 जुलाई 2024 से ये कैद थे। चल रहा था और उसमें थाना कोर्ट में, कचहरी में सब पैसा में अशोक सिंह पैसा लगा दिए थे, तो उसको वसूलने के लिए प्रॉपर्टी बेचने का नाम ले रहे थे। तो अभी आप कहाँ थे? अभी हम इसी घर में थे। बंद किए हुए थे? हाँ, बंद किए हुए 15 महीना से। हम लोग भी दम घुटता है, लेकिन क्या करें, बंद है और बड़ा आदमी है तो हम लोगों को डर लगता है। खाना एकदम किंचित में करके, कभी भुंजिया रोटी, कभी भात और दाल, कभी खाली माड़ भात, कभी मैंने सब्जी तो बहुत कम ला के देते थे, खाली आलू प्याज। ये लोग बता रहे हैं कि कुछ इनकी पत्नी के साथ विवाद था, उसी संबंध में ये किसी वकील से मिलते थे।
वकील के द्वारा वारंट इशू है करके जो भी है, तो केस को सेटल आउट करने के लिए कुछ पैसे का खर्च अशोक सिंह नामक व्यक्ति किए थे। उसी के एवज में वो कहते थे कि प्रॉपर्टी बेच के जो है मेरा पैसा दो, ऐसा जैसा ये लोग बता रहे हैं अभी। बाकी जब आवेदन मिलेगा लिखे तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अशोक सिंह के विषय में जितना हमें पता चला है कि वो 3rd में रहने वाला है और अभी कल ही शायद उसको चिराचास थाना के द्वारा किसी केस में जेल भी भेज। स्थिति तो बहुत खराब है, बता रहा है लोग कि 15 महीना में कभी वो आता था और दे देता था चावल दाल जो मतलब है, और बाकी कुछ घटता था या दवा वगैरह के लिए अड़ोसी पड़ोसी को ये लोग बोलते थे तो झोला के नीचे लोग रस्सी लटकाते थे तो झोला में डाल देता था लोग खाने पीने का सामान। और वहीं राज्य भर में पेसा नियमावली को लेकर संग्राम मचा हुआ है। आदिवासी हितों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर इस नियमावली को कानून की शक्ल देने की मांग अब तेज हो रही है। लेकिन इन सब के बीच पेसा को लागू करने की राह में मिशनरी को बड़ा पेश माना जा रहा है। देखते हैं। आदिवासी भाई लोग हैं जो शरणा धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये पेशा कानून लागू हो जाएगा तो इन्हें लाभ होगा, लेकिन जो क्रिश्चियन धर्म को मान लिए हैं उनको इससे बाहर हो जाएंगे। और यही कारण से सरकार नहीं चाहती है कि पेशा कानून लागू हो। तो मेरा ये कहना है कि आप 4% वोट के लिए ये 24% 20% जो हमारे सरना भाई हैं, जो वाकई में आज भी गरीब हैं, आज आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है? आरक्षण का सब लाभ चर्च वाले ले रहे हैं। पेशा कानून को लेकर झारखंड की सरकार अध्ययन कर रही है और विभागवार इसकी समीक्षा हो रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो किसी भी योजनाओं को तंग करने के उद्देश्य से ना सिर्फ PIL करती है बल्कि उसको बाधित करने का प्रयास करती है। वहाँ पर मिशनरीज नहीं है, उनके पेशा कानून से बाहर है। वो पेशा में जो भी होगा वो सरना लोग होंगे। अब यहाँ सरना की मांग तो आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन सरना को सरना की अधिकार देने को तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा पेच है इसमें। और इसीलिए चूंकि मिशनरीज एक खास वोट बैंक है तो उसको नाराज भी नहीं करना है। दूसरा, मिशनरीज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी ज़्यादा है, बड़े पदों पर भी हैं वो लोग, तो कई तरह के दबाव में सरकार है। ये पेशा नहीं इतना आसान, बस इतना समझ लीजिए आदिवासी हितों की मांग है और सियासी फैसलों से गुजरना है। विपक्ष पेशा को लेकर वेट एंड वॉच की मुद्रा में है, तो सत्ता पक्ष को फूंक फूंक कर एक एक कदम रखना है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।